नमस्कार दोस्तों, त्रिशक्ति डिफेंस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पुलिस का जो पुनः परीक्षा आज संपन्न हुई प्रथम पाली की, उसी का आज हम लोग आपके सामने सॉल्व रखने जा रहे हैं। आप लोग इसका अध्ययन करिएगा, अपने पेपर का मिलान भी करिएगा कि आपने कहाँ सही किया, कहाँ गलत किया है। और एकदम जितने भी प्रश्न आपके सामने जा रहे हैं, उसके जो हल आपके सामने जा रहे हैं, वह एकदम सटीक जा रहा है, सटीक आंसर के साथ जा रहा है। कहीं से भी कोई गलत नहीं काट सकता है, चाहे वह आयोग की बात हो या किसी अन्य की बात होगी। लेकिन जितने भी प्रश्नों को आपको हल दिया जाएगा, उतना ही बहुत ही एकदम सटीक तरीके से दिया जाएगा। तो आज इस सटीक प्रश्न हल करवाने की श्रृंखला में सबसे पहले मैं आशीष शुक्ला आप सभी के सामने हिंदी का सॉल्व करवाने चल रहा हूँ। ठीक, हिंदी एक ऐसा पाठ्यक्रम है, ध्यान रखिएगा, पुलिस हो या दरोगा हो, उसमें एक ऐसा पाठ्यक्रम है जहाँ हिंदी आपकी मेरिट को हमेशा उठाने का काम करती है, निचले स्थान पर नहीं जाती है। ठीक है, तो चलिए आज हिंदी का हमारे यहाँ जो हमारे स्क्रीन पे देखिए कि हमारे स्क्रीन पे जो पहला प्रश्न आया है, पहले प्रश्न में यह लिखा गया है कि जो प्रश्न नंबर 58 को देखिए, यहीं से हमारी हिंदी शुरुआत हुई है। इसमें लिखा गया, एक और अजगर लखी, एक और मिगराज, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। फिर लिखा गया, इस प्रश्न पंक्तियों में प्रयुक्त रस है, मतलब इस पंक्ति में प्रयुक्त रस कौन सा है। तो ये देखिए, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर किसकी बात आई, अजगर की बात आई, यहाँ मिगराज मतलब शेर की बात आई। जब दोनों तरफ से दोनों खतरनाक जानवर आएंगे तो वहाँ आपके अंदर क्या हो, बड़ी खुशी होगी। ठीक, तो इसके साथ विकल्प क्या दिया गया, करुण रस दिया गया है, रौद्र दिया गया है, भयानक दिया गया है और वीर रस दिया गया है। तो दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह आपको सही जवाब इसका क्या होगा कि जो पंक्ति लिखा गया है, इसमें कौन सा रस हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी प्राकृतिक विनाश की बात होगी या प्राकृतिक चित्रण कहीं भी किया जाएगा, वहाँ पर कौन से रस की निष्पत्ति होती है, भयानक रस की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ देखिए, एक और अजगर देख रहा है तो दूसरी ओर से कौन देख रहा है, शेर देख रहा है। बीच में हम आप या कोई भी है, वह क्या कर रहा है, दोनों तरफ देखने के बाद मूर्छा खा गया, तो मतलब भयभीत हो गया ना। तो जब भयभीत हो गया तो वहाँ पे कौन सा रस हो गया दोस्त, भयानक रस हो गया। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया गया 59 में दिया गया है, लिखा क्या गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। लिखा क्या गया, कौन सा शब्दालंकार नहीं है। जब शब्दालंकार नहीं है की बात किया गया तो विकल्प आपके सामने श्लेष अलंकार है, दूसरा रूपक अलंकार है, तीसरा अनुप्रास अलंकार है, तीसरा जो चौथा अंतिम है यमक अलंकार है। ठीक है, इस तरह दोस्तों यह देखिएगा कि इसमें जो 4 अलंकारों की जो दिया गया है, लिखा गया है क्या शब्दालंकार नहीं है। तो शब्दालंकार कौन सा नहीं है, रूपक अलंकार नहीं है। रूपक अलंकार कौन सा अलंकार हो जाता है, या अर्थालंकार हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्थालंकार हो जाता है। ठीक, रूपक अलंकार क्या होता है, अर्थालंकार होता है। बाकी श्लेष हो गया, अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, यह क्या कहलाते हैं, यह सब क्या कहलाते हैं, शब्दालंकार होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 60 में दिया गया है, जब 2 व्यंजन वर्ण एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, महाप्राण कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इस तरह से आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। लेकिन प्रश्न आपसे क्या किया गया, जहाँ 2 व्यंजन वर्ण, क्या कहा गया, 2 व्यंजन वर्ण एक साथ मिलते हैं, ठीक, तब वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, तो सीधे कौन सा, क्या उसे क्या कहते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, उसे हम क्या कह देते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अर्थात जहाँ 2 व्यंजन वर्ण आपस में मिलेंगे तो वह क्या कहलाएगा, संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाएगा। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अब देखिए, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या होता है, अगला प्रश्न देखिए, लिखा क्या गया है, कहा गया कि अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। ठीक, अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, उत्पत्ति या दुर्लभ है, स्वानुभूत या अनजान है, दुर्लभ या उत्पत्ति है, शास्त्र या शास्त्री है। तो यहाँ 2 शब्द दिया गया, उसका क्या पूछा गया, शब्द युग्म का अर्थ क्या होता है। मित्र ध्यान रखिए, जब अगम की बात होती है तो वह क्या होता है, दुर्लभ होता है, और जब आगम की बात होती है तो उत्पत्ति होता है। अर्थात विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। तो इसमें दिया गया शांत है, विवश है, गूंगा है या चुप है। तो भैया मूक मतलब क्या होता है, शांत, या जो चुप रहता है, जो नहीं बोलता, उसे हम क्या कहते हैं, मूक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऐसा विकल्प आया है, विकल्प नंबर बी एकदम सही विकल्प है, क्योंकि विवश तो किया नहीं गया है। विवश मतलब क्या हो जाता है, आपको मजबूर बना दिया जाता है कि आपको यह कार्य करना है। ठीक,
जैसे बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जिनके घर में उनको मजबूर कर दिया जाता है नहीं उनको पढ़ना ही है, ठीक, उसी तरीके से वह विवश हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन हो जाएगा, विवश हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 63 निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ठीक, किसका प्रयोग, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है यह पूछा गया है। इसमें लिखा गया अपनों से क्या छिपाना है, आप भला तो जग भला, यह मेरी निजी पुस्तक है, और फिर अगला दिया गया आज अपनापन कहाँ है, आज अपनापन कहाँ है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम जो पूछा गया है उसमें यह बहुत फेमस उदाहरण रहा कि आप भला तो जग भला, या उत्तर प्रदेश दरोगा में, सिपाही में, वनडे के किसी भी एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत चर्चित प्रश्न है। प्रश्नों की जो आज प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं वह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगहों से पूछे गए हैं। ठीक, और एकदम आसान से प्रश्न है, प्रश्न के लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अगला जो प्रश्न आपके सामने लिखा गया है प्रश्न नंबर 64, लिखा क्या गया, क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। इनका दूसरा भाग है, पहला भाग है, चौथा भाग है या तीसरा भाग है। तो ध्यान दीजिए जो क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन ने जो आत्मकथा लिखी थी, यह जो उनकी आत्मकथा की जो श्रृंखला थी वह उस श्रृंखला का कैसा भाग था, पहला भाग था। कैसा भाग था, पहला भाग था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम विजेता कौन थे। यह बहुत चर्चित प्रश्न है, आंख बंद करके आप इसका उत्तर दे दें अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो काखा अगर नहीं पढ़ पाएंगे उसमें क्या है। ठीक, अब यहाँ पे लिखा गया हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है। विकल्प के माखनलाल चतुर्वेदी हैं, विष्णु डे हैं, हरिवंश राय बच्चन है और सुमित्रा नंदन पंत है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो प्रथम विजेता थे वह कौन थे, माखनलाल चतुर्वेदी थे। इनको सन 1955 में इनकी एक रचना थी हिम तरंगड़ी, उसके लिए इनको क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। जबकि अगर आपसे पूछा जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, 1953 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद लेकिन जब दिया गया तो वह देने वाला समय क्या था, 1955 था। और पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार पाया वह माखनलाल चतुर्वेदी ने पाया था। ठीक है, अब अगला देखिए प्रश्न नंबर 66 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। विकल्प है वयः धन वृद्धि, वायः धन वृद्धि, वयोधन वृद्धि, वया धन वृद्धि। तो दोस्त यह क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या होगा, वया धन वृद्धि हो जाएगा, अर्थात विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है तो इसका आप सीधा सा जवाब देंगे कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि होती है। ठीक, क्लियर है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखिए कि अगला जो दिया गया 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। तो इसमें दिया गया नंद किशोर आचार्य को दिया गया, रमेश कुंतल मेघ को दिया गया, रामदरस मिश्र को दिया गया या काशीनाथ सिंह को दिया गया। ठीक, तो दोस्त इसका जो सही जवाब होगा वह विकल्प नंबर ए होगा, नंद किशोर आचार्य को दिया गया। किसको दिया गया, नंद किशोर आचार्य को दिया गया है। तो यह 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो नंद किशोर आचार्य को दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। धैर्य बनाइएगा, सारे प्रश्नों का जो जवाब आपके सामने जा रहे हैं एकदम सत्य हैं, उसमें कहीं से कोई आप काट नहीं सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए लिखा क्या गया कि देश प्रेम, क्या लिखा गया, देश प्रेम में समास है, तो द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययी भाव या तत्पुरुष समास है। तो भैया जब देश प्रेम का आप विग्रह करेंगे तो क्या कहा जाता है, देश के लिए प्रेम कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर कारक चिन्हों की प्राप्ति होगी वहाँ पे सीधे से बात यह होगी, वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, सीधी बात क्या है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, अगला जो प्रश्न दिया गया, जुबान पर लगाम न होना। जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या होता है, सदैव कठोर वचन बोलना। ठीक है, या सर्वत्र अपनी वाग्मिता को दिखाना है, स्पष्टवादी होना है या अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, जुबान पर लगाम का ना होना। ठीक है, तो भैया ध्यान रखिएगा वहाँ पे क्या हो जाए, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना
जो अनावश्यक रूप से अपनी स्पष्टता को व्यक्त करता रहता है, बोलता रहता है, किसी के बारे में कुछ भी बोल जाता है, तो वही क्या कहलाता है, जुबान पर लगाम न लगाना कहलाता है। तो अर्थात विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाए। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोम लिखा गया है, अमी लिखा गया है, क्षुधा लिखा गया है, अब इसमें क्षीर भी लिखा गया है। देखिए भैया, अमृत का सोम भी होता है, अमी भी होता है, सुधा भी होता है, लेकिन यहाँ क्षीर जो शब्द दिया गया यह नहीं होता है। क्षीर का अर्थ किससे लगाया जाता है, दूध से लगाया जाता है। ठीक, या खीर आप कहते हो ना, खीर भी क्षीर का ही तत्सम रूप है। ठीक है, अब अगला जो आपके सामने प्रश्न दिया गया कि कौन सा वर्ण दंत नहीं है, तो विकल्प में है दा है, टा है, ता है और धा है। तो ध्यान दीजिए, इसका सीधा उत्तर क्या हो जाएगा, यह टा हो जाएगा, क्योंकि टा एक कैसी ध्वनि होती है, मूर्धन्य ध्वनि होती है। ठीक, कैसी ध्वनि होती है, मूर्धन्य ध्वनि होती है। ठीक है, क्लियर है। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला 72 नंबर देखिएगा, लिखा क्या गया, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। ठीक, मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है या पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, तो अब देखिए भैया, सामान्य भूतकाल का मतलब क्या होता है, जो काम पहले से समाप्त हुआ, लेकिन क्या कहा गया, मैंने आम खा लिया है, तो भैया यह क्या है, निकट समय में ख़त्म हुई है। जो निकट समय में ख़त्म होगी वह क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल में हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न जो दिया गया उसको देखा जाए। अगला जो प्रश्न दिया गया उसको देखा जाए। कहा जाए किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अनन्य है, अनिकेत है, अनुत्तीर्ण है, अनुमोदन है। ठीक है, लेकिन प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, किसी एक में ही आस्था रखने वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्त, अनन्य हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, अनन्य हो जाएगा। अनन्य का अर्थ क्या होता है, किसी एक में, अर्थ मतलब किसी एक में आस्था रखने वाला, तो वह क्या कहलाएगा, अनन्य कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए जा रहे हैं। लिखा गया शब्द क्या है, धमाका है, लड़ाकू है, उड़ाक है, छिलका है। तो दोस्तों देखिए, इसका आप निकाल लीजिए। धम होता है, इसमें क्या लगा हुआ है, आका प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, लड़ाकू में क्या लगा हुआ है, आको प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, उड़ाक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, छिलका में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, का प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर आका, आकू, आक और का, आका, आकू, आक और का, यह वाला विकल्प एकदम सही विकल्प हो गया। ठीक है, यह वाला विकल्प क्या हो गया, एकदम सही विकल्प है, निकाल लीजिएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न आपके सामने रखा गया है, अगले प्रश्न को आप देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करिए। शुद्ध वाक्य में पहला वाक्य क्या लिखा गया, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। ठीक, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। फिर दूसरा वाला विकल्प क्या कह रहा है कि साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। ठीक है, तीसरा विकल्प इसका है, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। और चौथा जो विकल्प है, वह चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना ही होगा। यह जो चार विकल्प दिए गए, इन चार विकल्पों में सही कौन सा विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी वाला होगा। अब मैं आपको बताऊंगा आगे और सारे क्यों गलत है। पहले तो आप यह देखिएगा, जो यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है क्या, मध्यकालीन युग में कलाओं की उन्नति हुई है। तो जब कालीन लग जाता है तो वहाँ युग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, यह एक अशुद्धि है। फिर दूसरा जो लिखा गया है बी वाले में, साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, तो यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे एक अल्प विराम का चिन्ह लगाया गया है, यह गलत होगा, क्योंकि जब कि लग गया है तो उसके साथ किसी भी चिन्ह का कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। अब जो चौथा, जो डी वाला विकल्प गलत है, कहा गया वह चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना ही होगा। वह चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें, जब हम पर लगा दिए हैं तो यहाँ पे अल्प विराम लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, इसलिए यह अल्प विराम की वजह से गलत हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर केवल और केवल एक ही विकल्प सही है। कौन सा सही है, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं।
अब देखिए जो प्रश्न अगला दिया गया है, कहा गया है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। ठीक, जब वचन की बात होती है कहा जा रहा है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले लिखा गया है वर्षा, जनता लिखा गया है, प्राण और बाल लिखा गया है, होश और लोग लिखे गए हैं, हस्ताक्षर और जनता लिखा गया है। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे यह आपको देखना है कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बस इतना ध्यान रखिएगा, पूछा एक वचन गया है, तो मित्र यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, वर्षा और जनता या सदैव। हमें सदैव कहाँ होते हैं, एक वचन में होते हैं, या कभी इसका बहुवचन में परिवर्तन नहीं होता है, या हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, बाकी प्राण और बाल की बात करते हैं, होश और लोक की बात करते हैं, हस्ताक्षर की बात करते हैं, जनता को काट दीजिएगा। तो यह सब क्या हो जाते हैं, सदैव बहुवचन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन में नहीं प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब अगला दिया गया है प्रश्न, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। राजा के लिए पर्यायवाची शब्द में विकल्प आपके सामने है गोविंद, लंकेश, रघुवीर और नरेंद्र। तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी वाला एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि रघुवीर की बात करते हैं तो भगवान श्री राम की बात हो जाती है। किसकी बात हो जाती है, भगवान श्री राम की बात हो जाती है। लंकेश की बात करते हैं तो आपने नाम तो सुना होगा, आपको उपाधि भी दी गई होगी कभी कभी कि एकदम रावण जैसे हंस रहे हो, रावण जैसे भाग रहे हो, तो यह रावण हो जाते हैं। लेकिन जब गोविंद की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन आ जाता है, भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर राजा के जो पर्यायवाची शब्द है तो वह केवल और केवल कौन सी है, नरेंद्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा गया निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। लिखा है भारत में अनेक जातियाँ हैं, भारत में अनेकों जातियाँ हैं, भारत में अनेक जातियाँ हैं और भारत में अनेकों जाति हैं। ठीक, अब भैया ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी शब्द में अनेकों शब्द आ जाए तो वह जान लीजिए अशुद्ध है। ठीक, क्योंकि अनेक का कोई बहुवचन नहीं होता, अनेक हमेशा बहुवचन ही होता है, तो उसको अनेकों काहे करेंगे। तो दोनों विकल्पों को आप काट दीजिएगा। अब आपके पास क्या बचा, भारत में अनेक जाति है, अनेक मतलब क्या, बहुवचन है, तो जाति भी बहुवचन होनी चाहिए। तो यह भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो विकल्प नंबर ए वाला क्या हो गया, एकदम सही उत्तर आपका हो गया, भारत में अनेक जातियाँ हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या लिखा गया, विस्मय बोधक चिन्ह है। तो भैया सारा चिन्ह लगा हुआ है, तो इसमें यह सीधे से एक उत्तर बना देंगे, क्या हो जाएगा, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, लिखा गया किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। ठीक है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए, तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखिए कि इसमें क्या क्या कहा गया, विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो यह स्थान क्या हो गया है, बहुत अच्छा है। तो यह क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला विकल्प देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या आ रहा है, यह देखा जाए। अगला प्रश्न हमारे सामने आया कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, विकल्प के रूप में आपके सामने लल्लू लाल, सुंदरदास, सदल मिश्र और उस्मान दिया गया है। तो जो प्रेम सागर रचना रही, इसका सीधा सा उत्तर आप देखिएगा, सीधा सा उत्तर क्या हो जाएगा, लल्लू लाल हो जाएंगे। क्या हो, कौन हो जाएगा, लल्लू लाल हो जाएंगे। लल्लू लाल सदल मिश्र कहा जाता है, दोनों की युगल जोड़ी चलती थी। लेकिन यहाँ पे क्या प्रेम सागर की बात कर रहा है, तो प्रेम सागर किसकी रचना मानी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ लल्लू लाल की मानी जाएगी, उसमें सदल मिश्र नहीं होते हैं। ठीक, लिखा गया है कि अगला प्रश्न लिखा गया, अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। पृथ्वी है, निरादर है, न दोहराया हुआ है, अयोग्य है। अब ये यहाँ देखिए अनावर्त लिखा गया, अन धन आवर्त होता है, अन धन आवर्त होता है। जब अन धन आवर्त होता है जिसे न दोहराया जा सके तो उसे क्या कहते हैं, अनावर्त कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, अनावर्त कहते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित में से शब्दों का में से कौन सा शब्द युग्म पुल्लिंग है। मतलब कि कौन सा शब्द क्या है, पुल्लिंग है। अब यहाँ पे विकल्प है क्षेत्र है, रीति है, क्षमा है, घटना है। तो हमने आपको यह कई बार आपको क्लासरूम में भी बताया था कि जब भी कोई भी क्रिया का शब्द आएगा, सॉरी लिंग का शब्द आएगा, तो उसको आप क्रिया से जोड़ दीजिएगा। जब आप उसको क्रिया से जोड़ देंगे तो अपने आप पता चल जाएगा इसमें कौन सा लिंग है। देखिए क्षेत्र होता है, रीति होती है, क्षमा की जाती है, घटना होती है। तो भैया ध्यान दीजिएगा, अपने आप आके निकल के आया क्या, क्षेत्र हो जाता है पुल्लिंग। अब अगला देखिएगा, लिखा गया वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है, तत्कालिक वर्तमान है, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य वर्तमान। ठीक, संशय तो नहीं है, संभावना प्रकट की जा रही है, इसमें क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है,
इसमें क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलें आगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है क्या, असोच और असौच शब्द युग्म का सही विकल्प क्या है? बड़ाई अयोग्य है, मूर्ख और निडर है, बिना सोच के है या शुद्धि है, आँख और काजल है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखिए, असोच मतलब बिना सोच के, असोच का अर्थ क्या होता है, अशुद्धि होता है। तो विकल्प नंबर सी वाला एकदम सही उत्तर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, देखिए, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? मुसीबत आने पर घबरा जाना, मुसीबत आने पर घबरा जाना, कुआं खोद के पुण्य कमाना, ठीक, जल्दी से कार्य करना या संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो ध्यान दीजिए, इसका सीधा उत्तर होता है संकट के लिए बचाव के सोचना। ठीक, संकट के लिए बचाव को सोचना होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया गया, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है। ठीक, अब लिखा गया स्थापन्य है, स्थापना स्थानापन्य है, पाठ्य है, सुपाठ्य है, सुसुप्सा है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जिसे आसानी से पढ़ा जा सकते उसे हम क्या कहते हैं? सुपाठ्य कहते हैं। उसे क्या नाम दिया जाता है? सुपाठ्य कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो प्रभाव दिया गया, ओढ़ना दिया, अपवाद पराजित, सीधी बात है वहाँ ओढ़ना, ओढ़ के साथ इसमें क्या लगा है? ना प्रत्यय है, ना क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपके सामने रखा गया है, अगला प्रश्न लिखा गया, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विग्रह होता है, विच्छेद होता है, संक्षिप्त होता है या विस्तृत होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है दोस्त? बहुचर्चित है या संक्षिप्त हो जाता है। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होता है, संक्षेप लिखा गया। ठीक, अब अगला देखते हैं, थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी, थोड़ी सी आपको कठिनाई भी आएगी। यहाँ पर गद्य और पद्य की हम बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? गद्य और पद्य की बात करते हैं। गद्य और पद्य की हम बात करते हैं। तो गद्य और पद्य में देखिए, जो गद्य और पद्य की हम बात कर रहे हैं, उस गद्य और पद्य में क्या है? गद्य और पद्य में क्या है दोस्त, यह देखा जाएगा। अब देखिए, गद्य और पद्य में आपको दर्शाया क्या गया, यहाँ पे देखिएगा, गद्य को पहले आप पढ़ लीजिएगा। लिखा गया, शिक्षा को वैज्ञानिक एवं प्रविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेशों को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी, वहाँ साहित्य, कला और धर्म के दर्शन अपनी चेतना को उससे बहिष्कृत कर मानव विकास के एकांगी बना दिया। ठीक है, और एकांगी बनाने के बाद पिछले शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। ठीक, इस नैतिक मूल्यों को आत्मिक मूल्यों के साथ विकसित करने की आवश्यकता है। इसलिए जीवन हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की शुद्धता यदि राष्ट्र की शुद्धता न बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक के क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियाँ का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है, प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। ठीक, अब यहाँ पर यह पूछा गया है कि इस गद्यांश से आपके सामने प्रश्न रखा गया है। देखिए, हम बार बार आपसे आगे पीछे नहीं कर पाएंगे, हम आपको इसे सीधे सीधे बताएंगे। ठीक है, लिखा गया है क्या? लिखा गया है कि आधुनिक मानव विकास में सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि, तो पहले वाले पंक्ति को जब आप पढ़ते हैं तो दूसरी लाइन में लिखा गया ना, साहित्य, धर्म, कला आज मानव चेतना से निर्वासित है। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया गया, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता, जब राष्ट्र की शुद्धता बन जाए या उदांत भावनाओं को विकसित किया जा सके। शुद्धता को, राष्ट्र की शुद्धता न बनने दिया जाए, क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो। ठीक है, इस तरह से यह विकल्प दिया गया, तो इसमें विकल्प नंबर सी वाला हो जाएगा। आप इसकी अंतिम वाली लाइन में आप देखिएगा, नीचे से दूसरी लाइन, तीसरी लाइन देखिएगा। ठीक है,
अगला जो प्रश्न दिया गया है, कहा गया आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंस शक्तियों से भयभीत है, उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है, मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, वह सीमित शक्तियों का स्वामी है। ठीक है, इस तरह से आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प आपका सही हो जाएगा और सही वाला विकल्प क्या हो जाएगा यह आपको बताना है। इसमें देखिए, मानव आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह क्या हो गया, मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। ठीक है, यह विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्या हो जाता है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न आपके सामने दिया गया है, इस पे अरे हो गया, कर दे रहे हैं। देखिए, अगला जो आपके सामने प्रश्न लिखा गया है, कहा गया हमारी विज्ञानगत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है। जीवन का एकांगी विकास है, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन है, जीवन का परिसीम भौतिक विकास है, जीवन का सर्वांगीण विकास है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यह एकदम सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 94 है, लिखा गया मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है। विकल्प है प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, मानव सभ्यता का विनाश करके, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, या नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करके। तो यहाँ दोस्त देखिए, यही हमारा अंतिम प्रश्न है। इसके बाद आपके जीएस या मैथ के जो भी सर होंगे जो आ जाएंगे वो अपना हल करवाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे दिया गया है वह यह क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। तीसरा दोस्त, हमने आपको जितने भी 37 प्रश्न हमने आपको करवाया, हमें विश्वास करते हैं कि आप लोग भी 37 में 37 करके आए होंगे, एक भी नहीं छूटा होगा। तो आप लोग इसी तरह से लगे रहिएगा। आगामी जो हमारे छात्र छात्राएँ परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, सभी लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा। 10 दिनों का खेला है, उसके बाद सब अकेला अकेला है। ठीक, इसी 10 दिन के खेले में आपके कंधे पे वर्दी आ सकती है, आप बेरोजगार नहीं रोजगार वाले कहलाएंगे। ठीक, और आपके जीवन क्या हो जाएगा, एक फूलों की सैया की ओर बढ़ेगी, कांटों की सैया को छोड़ देगी। तो दोस्त, इस तरह से हमने आपको 37 क्वेश्चन करवाया। इस 37 क्वेश्चन का आप एनालिसिस करिएगा, और एनालिसिस करने के बाद अगर आपको कहीं से कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में जाके कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं, तब तक दूसरे सर आते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।